हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपी नोवेल वर्ल्ड। अध्याय 11। भुना हुआ सांप का मांस। तूने जमीन पर पड़ी चीजों को देखा, अपना सिर झुकाया और पूछा, गुरुजी, अगर ये अच्छी चीजें हैं तो उन इंसानों ने इन्हें क्यों नहीं ले लिया? उन्होंने उस विशालकाय सांप से सिर्फ वह छोटा सा क्रिस्टल ही लिया। मेरी राय में वह छोटा सा क्रिस्टल इन चीजों के 1% से भी कम कीमत का है। झू लिन ने कुछ देर सोचा और हिचकिचाते हुए कहा, शायद वे पहले से ही अमीर हैं। उसकी बात सुनकर तू थोड़ी हैरान रह गई। 6 लोगों में भी कोई कितना भी धनी क्यों न हो, कोई भी बिना किसी कारण के अच्छी चीजें नहीं फेंकता। झू लिन ने खरगोश के चेहरे के भावों को देखकर असहाय होकर कहा, तू मैं उनके पेट में पलने वाला कीड़ा तो नहीं हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि वे क्या सोच रहे हैं? उसकी बातें सुनने के बाद खरगोश ने सिर हिलाया और कहा, हम मालिक सही कह रहे हैं। गुर्राहट टिल्ड। झू लिन कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके पेट से आवाज आई। उसे सुबह से भूख लगी थी। काफी रात हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था। अगर वह ऐसे ही भूखी रही तो उसे लगा कि कहीं भूख से मर ही न जाए। भला किसी देवता के लिए भूख से मरना कितना शर्मनाक होगा, है ना? गुर्राहट टिल्ड। उसने अपना पेट सहलाते हुए कहा, ठीक है, चूंकि हमारे पास सामग्री और खाना पकाने की चीजें हैं, तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। बोलने के बाद उसने सब कुछ बर्फ के फूल वाले पेंडेंट में रख दिया और तू को गोद में लेकर अलाव की ओर वापस चली गई। जंगल से बाहर आते ही झू लिन ने देखा कि अलाव में अभी भी कुछ अंगारे बचे हुए हैं। उसने वापस आते समय जो लकड़ियां उठाई थीं, उन्हें नीचे रख दिया और अलाव के चारों ओर बैठ गई। जब तू अलाव में लकड़ियां डाल रही थी, तब झू लिन ने बर्फ के फूल वाले लट्कन से सांप के मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाला। जले हुए मांस को काटने के बाद बाकी का मांस अभी भी साबुत था और उसे खाना पकाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। जब झू लिन मांस पकाने के बारे में सोच ही रही थी कि तू ने आग फिर से जला दी। खरगोश ने अपनी मालकिन को देखा, जो काफी देर से सोच रही थी, लेकिन फिर भी तय नहीं कर पा रही थी कि सांप के मांस के टुकड़े का क्या करे। तू को लगता है कि उसके इस बर्ताव से उसके मालिक को खाना बनाना शुरू करने में 1 साल लग जाएगा। तू और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोली, मालिक, मुझे करने दीजिए। झू लिन ने अपने खरगोश को देखकर पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? तू ने सिर हिलाया और सांप के मांस को करीने से छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगी। खरगोश की कुशल चाल देखकर झू लिन ने उत्सुकता से पूछा, तू क्या तुम मांस खाती हो? तू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं केवल दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर रहा हूँ, या कुछ आध्यात्मिक सब्जियां खा रहा हूँ। अपनी बात समाप्त करने के बाद खरगोश ने अपने मालिक की ओर मुड़कर कहा, मालिक, खरगोश शाकाहारी होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, है ना? झू लिन ने हल्की खांसी करते हुए कहा, बेशक मुझे पता है। चूंकि आपने कहा कि आप मांस पका सकती हैं, इसलिए मैं बस जिज्ञासावश पूछ रही हूँ। तूने अपनी लाल आंखों को थोड़ा सिकोड़कर संदेह भरी नजरों से पूछा, सचमुच? तू देवता झूठ नहीं बोलते। झू लिन ने शांत भाव से उत्तर दिया, ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है, गुरुजी। तूने सांप के मांस को साफ करने के लिए साधारण जल मंत्रों का प्रयोग करते हुए कहा। तूने बड़ी कुशलता से रेन युआन द्वारा बनाई गई धातु की छड़ से सांप के मांस को सीक में पिरोया। सौभाग्य से उसने इस तरह से विशाल सांप को मार गिराया और उन्हें इससे बहुत लाभ हुआ। अब मांस भूनने के लिए सीक ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। सांप के मांस को सीक में पिरोने के बाद तूने अलाव के चारों ओर जमीन में धातु की छड़ गाड़ दी, जिससे सांप का मांस आग पर धीरे धीरे भुनने लगा। झू लिन ने मांस से रिश्ते तेल को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि इस मांस का स्वाद कैसा होगा। तूने कुछ देर सोचा और फिर बोला, गुरुजी, इसे खाने के बाद ही आपको पता चलेगा। वे कुछ देर चुपचाप आग पर धीरे धीरे मांस को भूनते हुए देखते रहे। थोड़ी देर बाद भुने हुए मांस की खुशबू हवा में फैल गई। हवा में फैली खुशबू को सूंघते हुए झू लिन ने पूछा, क्या मांस अब पक गया है? ये पहली बार है जब खरगोश पकाया जा रहा है, इसलिए तू को नहीं पता कि मांस कब पकता है। दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और तू ने कहा, मांस अब तक पक जाना चाहिए। खाना पकाने के लिए खरगोश पर निर्भर रहने वाली झू लिन तू की बातों पर पूरी तरह विश्वास करती है। उसने बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से एक खंजर निकाला और उस दिव्य वस्तु को रसोई के चाकू की तरह इस्तेमाल किया। उसने सांप के मांस को पतले पतले टुकड़ों में काटा, पहले उसे सूंघा और फिर उन टुकड़ों को अपने मुंह में डाल लिया। उसके बगल में बैठे खरगोश ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उत्सुकता से पूछा, मालिक, इसका स्वाद कैसा है?
झू लिन ने मांस को ध्यान से चबाया, निगल लिया और कहा, इसका कोई स्वाद नहीं है, लेकिन इसमें से खुशबू आ रही है। उसकी बात सुनकर तूतू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शायद हमें इसमें कुछ मसाला डालना चाहिए। बोलने के बाद खरगोश ने अपने आध्यात्मिक महल से एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा निकाला। झू लिन उत्सुकता से देख रही थी कि तूतू भुने हुए मांस पर किसी प्रकार का पाउडर छिड़क रही है। उसने गौर से देखा तो पाया कि वो पाउडर कई जड़ी बूटियों का मिश्रण था। कुछ सेकंड बाद भुने हुए सांप के मांस से और भी अधिक सुगंधित गंध आने लगी और खरगोश ने कहा, मालिक, आप इसे फिर से कोशिश कर सकते हैं। झू लिन भी बहुत उत्सुक थी, इसलिए उसने भुने हुए सांप के मांस को दोबारा काटकर अपने मुंह में डाला। इस बार उसे कई तरह के स्वाद के साथ साथ तेज सुगंध भी महसूस हुई। दुर्भाग्य से यह उसका पहला अनुभव था, इसलिए वह ये नहीं बता सकी कि इसका स्वाद कैसा था। तूने उसके चेहरे के भाव देखे और पूछा, इस बार स्वाद कैसा है? इसका स्वाद बेहतर है, झू लिन ने शांत भाव से जवाब दिया और भुना हुआ सांप का मांस खाना जारी रखा। उसे भुना हुआ मांस का पूरा टुकड़ा खाते हुए देखकर तू मुस्कुराए और बोली, ऐसा लगता है कि नश्वर लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। अध्याय 12, एक तीर से 3 निशाने। झू लिन ने अपनी आंखों में सवाल लिए अपने खरगोश को देखा, लेकिन उसका मुंह चबाने में व्यस्त था, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। तू ने मसालों का जार वापस अपने आत्मा महल में रख दिया और कहा, एक बार यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। उन्होंने कहा था कि स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए मसालों का सही इस्तेमाल और रसोई का कौशल अपरिहार्य है। और सच में उनकी बात सही निकली। तू की बात सुनकर झू लिन ने सहमति में सिर हिलाया। जब झू लिन ने अपना खाना खत्म कर लिया तो तू ने धातु की छड़ को एक तरफ रख दिया और कहा, गुरुजी, अब से हम साथ मिलकर खाना बनाना सीखेंगे। झू लिन ने अपने होंठ पोंछे, सिर हिलाया और कहा, हम। चलो ऐसा ही करते हैं। भोजन करने के बाद झू लिन ने ध्यान करना जारी रखा और नई प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग अपनी नसों को ठीक करने के लिए किया, जबकि तू सोती रही। रात आराम से और बिना किसी परेशानी के गुजरी। अगली सुबह झू लिन को अपनी नसों और दांतियों में झुनझुनी और जलन महसूस हुई। उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और अपनी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करके अपनी नसों में उठ रही जलन को शांत किया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने साधना रोक दी। जब उसने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा तो उसने पाया कि सूर्य की पहली किरण जो लेकर आई थी वह बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि काली शैतानी ऊर्जा थी। सूर्य के प्रकाश में समाहित शैतानी ऊर्जा को देखते हुए झू लिन ने मन ही मन सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी नसों में अचानक काली आग भड़क उठी। पता चला कि यह सूर्य की पहली किरण से आई थी। मुझे भविष्य में ध्यान करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। झू लिन ने तुरंत एक छोटी सी जैद की बोतल निकाली, उसमें से एक गोली निकाली और निगल ली। थोड़ी देर बाद उसकी नसों और धमनियों का दर्द धीरे धीरे कम हो गया। उसने शांति से छोटी जैद की बोतल को वापस बर्फ के फूल वाले पेंडेंट में रख दिया और आगे क्या करना है इस बारे में सोचने लगी। जब वह सोच रही थी तभी उसे दूर से हल्की हल्की गर्जना और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की दिशा में देखने पर झू लिन ने कई धातु के बक्सों को अपनी ओर आते देखा। ये धातु के बक्से बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने इस दुनिया में पहली बार आने पर देखे थे। उसने तू को गले लगाया, बिंग जियान को उठाया और खड़ी हो गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि तकनीक का प्रयोग किया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी पुतलियां चमकदार चांदी जैसी हो गईं और वह 30 किलोमीटर दूर तक स्पष्ट रूप से देख सकती थी। झू लिन ने उन धातु के बक्सों के पीछे देखा और पाया कि चलते फिरते शवों का एक बड़ा समूह उनका पीछा कर रहा है। कुछ चलते फिरते शव तो और भी अधिक शक्तिशाली शैतानी ऊर्जा से घिरे हुए हैं। ये चलते फिरते शव दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से चल रहे हैं और उतने अकड़े हुए नहीं हैं। कुछ पल सोचने के बाद झू लिन जंगल में चली गई और एक पेड़ पर चढ़ गई। वह घनी पत्तियों के पीछे छिप गई और शांति से धातु के बक्सों और चलते फिरते लाशों के छोटे झुंड को करीब आते हुए देखने लगी। कुछ मिनट बाद पहला धातु का बक्सा उसके पास से गुजरा। अपनी छिपने की जगह से वह साफ देख सकती थी कि वे धातु के बक्से इंसानों, बक्सों और बोरियों से भरे हुए थे। हर बक्से में 4 से 6 लोग थे। जब दूसरा धातु का बक्सा उसके पास से गुजरा तो चलते फिरते शवों में से एक अचानक आखिरी बक्से के ऊपर कूद गया। धिक्कार है, ये तो स्पीड टाइप ज़ॉम्बी है। झू लिन ने आखिरी धातु के बक्से से एक जोरदार चीख सुनी। एक पल बाद 3 आदमी खिड़की से अपने हाथ और सिर बाहर निकालकर धातु के बक्से की छत पर पड़े एक चलते फिरते शव पर अपने हथियारों से गोलियां चलाने लगे। बैंग बैंग बैंग, गोलियों की तेज आवाज ने और भी लाशों को आकर्षित किया
और उनमें से एक ने फिर से गाली दी। धिक्कार है, और तेज गाड़ी चलाओ, संभल कर उस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा दो। ड्राइवर ने उस आदमी की तरफ देखा और घबरा कर बोला, मैं नहीं चला सकता। अगर मैं तेज चलाऊंगा तो गाड़ी संभाल नहीं पाएगी। जब समय आएगा हम सब ज़ॉम्बीज़ का खाना बन जाएंगे। धिक्कार है, गोली चलाते रहो, ज़ॉम्बी को छत को नष्ट मत करने दो। ड्राइवर की बात सुनकर वह आदमी फिर से गाली देने लगा और तेज रफ्तार वाले ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाता रहा। जब वे तेज रफ्तार वाले ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे तो गोलियों की आवाज़ से आकर्षित होकर उनके पीछे मौजूद ज़ॉम्बी का बड़ा समूह और भी बड़ा होता चला गया। ज़ॉम्बी कार, तो इस दुनिया में उन कठपुतलियों को ज़ॉम्बी कहा जाता है और वह धातु का डिब्बा एक कार है। झू लिन ने ज़ॉम्बीज़ के विशाल समूह को ध्यान से देखा। अभी अभी जब उसने उन ज़ॉम्बीज़ को देखा तो उसने पाया कि कुछ ज़ॉम्बीज़ के ऊपरी दांतियान में आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा एक क्रिस्टल था। उसने ये भी पाया कि ज़ॉम्बी को घेरने वाली शैतानी ऊर्जा जितनी अधिक घनी होती है, क्रिस्टल में समाहित आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही शुद्ध और समृद्ध होती है। क्या इन ज़ॉम्बीज़ के पास वही क्रिस्टल है जो उस विशालकाय सांप के पास है? अगर यह सिद्धांत सही है तो मैं इन ज़ॉम्बीज़ से वही क्रिस्टल प्राप्त कर सकता हूँ। इन दुष्ट प्राणियों को नष्ट करके मैं अच्छे कर्म भी अर्जित कर सकता हूँ और इस दुनिया को दुष्ट प्राणियों से मुक्त कर सकता हूँ। यह एक तीर से 3 निशाने लगाने जैसा है। ये सोचकर झू लिन की आंखें चमक उठीं। उसने सोते हुए खरगोश को देखा, उसके बारे में सोचा और उसे अपने कपड़ों में छिपा लिया। तलवार पकड़े हुए उसने गाड़ियों के चले जाने का इंतजार किया और फिर पेड़ से नीचे कूद गई। झू लिन ने अपनी लंबी तलवार पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बिंग जियान, चलो कुछ व्यायाम करते हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद बिंग जियान ने धीमी गुनगुनाहट की, थोड़ा कांपते हुए उन घिनौने ज़ॉम्बियों को छूने से इनकार कर दिया। बिंग जियान के विरोध के बावजूद झू लिन ज़ॉम्बियों के छोटे झुंड के पीछे दौड़ पड़ी। युद्धप्रिय देवी होने के नाते वह युद्ध में जाते ही हमेशा उत्साहित हो जाती है। म्यान से बिंग जियान तलवार निकालते हुए झू लिन ने चारों ओर देखा और पाया कि कई ज़ॉम्बी के सिर के ऊपरी भाग में क्रिस्टल लगा हुआ है। जिन ज़ॉम्बी के सिर में क्रिस्टल नहीं था उन्हें उसने अनदेखा कर दिया। सिर में क्रिस्टल लगे सबसे नज़दीकी ज़ॉम्बी पर झपकते हुए उसने अपनी तलवार उसके सिर के ऊपरी भाग में घुसा दी और क्रिस्टल को निकालते हुए तलवार को ज़ॉम्बी के सिर से बाहर निकाल लिया। छप छप टिल्ड डिंग टिल्ड। अध्याय 13। गति प्रकार का ज़ॉम्बी। सुबह की धूप में चमकते हुए क्रिस्टल ज़ॉम्बी के सिर से बाहर निकल आए। झू लिन की आंखें चमक उठी और उसने क्रिस्टल को ज़मीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। जमीन पर हल्के से उतरते ही उसने 1000 मून स्टेप्स तकनीक को सक्रिय किया और दूसरे ज़ॉम्बी की ओर दौड़ पड़ी। स्वर्गीय नेत्र तकनीक और 1000 चंद्र चरण तकनीक को एक साथ सक्रिय करने के बाद झू लिन ने आसानी से ज़ॉम्बी के सिर से क्रिस्टल निकाल लिए। उसे ज़ॉम्बी के सिर से 6 से अधिक क्रिस्टल इकट्ठा करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ज़ॉम्बीज़ की गति और ताकत को देखते हुए झू लिन ने उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाया। इस समूह में सबसे ताकतवर ज़ॉम्बी की ताकत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के शुरुआती चरण के साधक के बराबर ही है और अपनी मौजूदा ताकत से वह उसे आसानी से हरा सकती है। जब तू की नींद खुली तो उसने खुद को अपने मालिक के कपड़ों में फंसा हुआ पाया और उसके चेहरे पर उलझन का भाव था। तू ने झू लिन के कपड़ों से अपना सिर बाहर निकाला और नींद में पूछा, मालिक आप क्या कर रहे हैं? झू लिन ने नीचे देखा और पाया कि उसका खरगोश अपने 2 कोमल पंजों से अपनी आंखें मल रहा है और उसने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं कुछ क्रिस्टल इकट्ठा कर रही हूँ। अपनी बात खत्म करते ही वह एक तरफ कूद गई और तेजी से हमला करने वाले ज़ॉम्बी के हमले से बच गई। ज़ॉम्बी गाड़ियों का पीछा नहीं कर पाए, इसलिए उनमें से ज़्यादातर अपने निशाने से चूककर इधर उधर भाग गए और उनमें से कुछ ज़ॉम्बी मुड़कर उस पर हमला करने लगे। अपने दाहिने गाल पर हवा का झोंका महसूस करते हुए तू ने हवा के स्रोत की ओर देखा और सामने का दृश्य देखकर खरगोश आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जागते ही ऐसा घिनौना चेहरा देखना किसी के लिए भी स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। तू ने झू लिन के कपड़े कसकर पकड़ लिए और पूछा, गुरुजी, हमारे चारों ओर इतनी सारी कठपुतलियां क्यों हैं? झू लिन ने एक बैकफ्लिप करके तेज गति वाले ज़ॉम्बी के एक और हमले से खुद को बचाया और शांत भाव से कहा, तू इस दुनिया में इन कठपुतलियों को ज़ॉम्बी कहते हैं। 10 मिनट पहले मैंने कई धातु के बक्सों को ज़ॉम्बी के एक बड़े समूह द्वारा पीछा करते देखा। अरे, उन धातु के बक्सों को कार कहते हैं। कुछ देर देखने के बाद मुझे पता चला कि कुछ ज़ॉम्बी के ऊपरी दांतियान में क्रिस्टल थे, बिल्कुल उस विशालकाय सांप की तरह। इसलिए मैंने उन क्रिस्टलों को इकट्ठा करने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अपने स्वामी की सहज व्याख्या सुनकर तू अवाक रह गया।
भला कौन इतनी आसानी से घिनौने ज़ॉम्बियों के झुंड से क्रिस्टल निकालने की बात कहेगा। खरगोश ने सोचा कि शायद पूरी दुनिया में सिर्फ उसका मालिक ही इतनी आसानी से यह वाक्य कहेगा। जैसे ही तू ने बेबसी से आह भरी, झूलिन ने तेज गति वाले ज़ॉम्बी पर हमला कर दिया। जब उसकी तलवार ज़ॉम्बी के सिर पर वार करने ही वाली थी, तभी बिंजियान अचानक अपने आप हिल गया। धमाका, खनक, जमीन पर कुछ गिरते देख झूलिन की आंखों में जानलेवा इरादे झलक उठे। उसे पता चल गया था कि कोई उस पर छुपकर हमला कर रहा है, इसलिए झूलिन ने अपनी आंखें खतरनाक ढंग से सिकोड़ लीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो 100 मीटर की दूरी पर एक कार खड़ी थी। जब झूलिन उन लोगों को देख रही थी, तभी तेज गति वाले वे ज़ोंबी झूलिन के हमले से बाल बाल बच निकले और जमीन पर गिर पड़े तथा दबी हुई आवाज में कुछ बोले। उफ, दहाड़, ओह, परेशान करने वाला। झूलिन को अभी अभी तेज गति वाले ज़ॉम्बी की बातें सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। अब तक जितने भी ज़ॉम्बी से उसका सामना हुआ है, क्या वे सब सिर्फ भूख के बारे में ही जानते हैं? इस ज़ॉम्बी को शिकायत करना कैसे आता है? जब झूलिन इसे देख रही थी, तभी तेज गति वाला ज़ॉम्बी भी अपनी लाल पुतलियों से झूलिन और बाकी लोगों को देख रहा था। एक पल बाद उसने पहले कमजोर शिकारों को मारने का फैसला किया और फिर इस मुश्किल से मरने वाले शिकार से निपटने का। वाह टिल्डा, इससे पहले कि वे लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, तेज रफ्तार वाले ज़ोंबी ने कार के बगल में खड़े एक आदमी की गर्दन पर काट लिया था। कुचलो, कुरकुरे, टपको, टपको। तेज रफ्तार वाले ज़ोंबी ने अपने नुकीले दांतों से उस आदमी के मांस को नोच डाला, उसकी हड्डियों को चूर चूर कर दिया और उसका खून पी लिया। स्वादिष्ट खून का स्वाद चखने के बाद ज़ोंबी ने उस आदमी की गर्दन से मांस नोचकर निगल लिया। फिर अपना सिर नीचे करके एक और बार नोच डाली। क्रंच टिल्डा, मांस का एक और निवाला निगलने के बाद ज़ोंबी ने अपना सिर उठाया और एक दहाड़ मारी। गरज, स्वादिष्ट, उफ। स्पीड टाइप ज़ॉम्बी द्वारा काटे गए व्यक्ति को खांसी आ रही थी और वह अपनी बची हुई ताकत से ज़ॉम्बी को अपनी गर्दन से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था। इस खूनी दृश्य को देखकर समूह में मौजूद इकलौती महिला को होश आया और वह डर के मारे चीख पड़ी। आह, वह चीखी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखें सुनकर बाकी लोग होश में आए और एक के बाद एक स्पीड टाइप ज़ॉम्बी पर गोलियां चलाने लगे। बैंग बैंग बैंग। खतरे को भांपते हुए तेज रफ्तार वाले ज़ॉम्बी ने आदमी के शरीर को लात मारकर दूर फेंक दिया, एक तरफ कूद गया और सफलतापूर्वक सभी गोलियों से बच गया। ज़ॉम्बी ने उन पर गुस्से से दहाड़ा, उसके नुकीले दांत अभी भी खून और ताजे मांस से सने हुए थे। गर्जन, ये देखकर कि उनके किसी भी हमले का ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं हो रहा है, टीम लीडर ने दांत पीसते हुए कहा, गोली चलाते रहो, ज़ॉम्बी के सिर पर निशाना लगाओ। बैंग बैंग बैंग। जब चारों आदमी तेज गति वाले ज़ॉम्बी पर लगातार गोलियां चला रहे थे, तब भी वह महिला कांपती हुई जमीन पर बैठी थी। नेता ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाया, उठो, अपनी कला का इस्तेमाल करो, जल्दी करो। नेता के कहने पर वह महिला कांपते पैरों से खड़ी हुई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, एक पल के लिए ध्यान केंद्रित किया, फिर उसकी खुली हथेलियों से 2 लताएं निकलीं। पतली लताएं तेज गति वाले ज़ॉम्बी की ओर बढ़ीं, लेकिन 10 सेकंड से अधिक समय बीतने के बाद भी वे ज़ॉम्बी के शरीर को छू नहीं पाईं। नेता ने महिला को घूरकर देखा और गुस्से से पूछा, तुम क्या कर रही हो? महिला भय से कांप उठी और बोली, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। इस ज़ॉम्बी की गति बहुत तेज है। महिला की ओर देखे बिना एक आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह एक स्पीड टाइप ज़ॉम्बी है। अगर ये तेज नहीं है, तो क्या इसे स्पीड टाइप ज़ॉम्बी कहा जा सकता है? बेवकूफ। अध्याय 14। अग्नि और जल तत्व क्रिस्टल। सबके सामने डांट पड़ने से वह महिला बहुत गुस्से में और शर्मिंदा थी, लेकिन नेता की ठंडी निगाहों को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने साथियों से बहस करे। उसने दांत पीसकर अपनी लताओं में और अधिक ऊर्जा डाली। पलक झपकते ही उसकी 2 पतली लताएं तेजी से बढ़ीं और अंत में तेज रफ्तार वाले ज़ॉम्बी का पैर पकड़ लिया। उसकी लताओं से तंग आकर ज़ॉम्बी अपने नुकीले पंजों से उन्हें काटने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियों से बचने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता। ज़ॉम्बी और भी ज्यादा चिढ़ गया और फिर से गुस्से में दहाड़ उठा। गरज, गरज। महिला की आंखें चमक उठी और वह चिल्लाई, मैंने इसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके साथियों ने तुरंत ज़ॉम्बी पर हमला कर दिया। बैंग बैंग बैंग। हालांकि ज़ॉम्बी का पैर महिला की लताओं में फंस गया था, फिर भी वह आसानी से सभी गोलियों से बच गया। नेता ने सोचा कि अब ज्यादा गोलियां नहीं बची हैं और कहा, इसके शरीर को अपनी लताओं से लपेटो, ज़ॉम्बी को नीचे दबाए रखो। महिला की ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी,
लेकिन जब उसे याद आया कि इस मिशन के बाद उसे कितना सारा सामान मिल सकता है, तो उसने दांत पीसकर लताओं में और ऊर्जा भर दी। पल भर में लताएं घनी हो गईं और ज़ोबी के शरीर को पकौड़ी की तरह लपेट लिया। गरज! लताओं में उलझा हुआ ज़ोबी गुस्से से दहाड़ा। ज़ॉम्बी ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। ज़ॉम्बी को जमीन पर बेबस पड़ा देखकर चारों आदमियों ने निर्दयता से उसके सिर में गोली मार दी। बैंग बैंग बैंग! गोली चलने की आवाज थमने के बाद उन्होंने जमीन पर पड़े बेजान ज़ॉम्बी को देखा। नेता ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और दूसरे हाथ में बंदूक लिए ज़ॉम्बी की ओर बढ़ा। वह एक पैर के बल ज़ॉम्बी के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। ज़ॉम्बी का माथा चीरा और उसमें से अंगूठे के नाखून के आकार का एक पारदर्शी क्रिस्टल निकाला। अपने कप्तान को क्रिस्टल का केंद्रक निकालते देख महिला ने अपनी लताएं काट दी और हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ी। कैसा चल रहा है, बॉस? एक आदमी ने नेता की ओर बढ़ते हुए पूछा। नेता ने क्रिस्टल नाभिक को ज़ॉम्बी के कपड़ों पर पोंछा, फिर खड़ा हो गया। उसने क्रिस्टल नाभिक को एक तरफ रख दिया और कहा, यह दूसरे दर्जे का ज़ॉम्बी है। ये कहने के बाद उसे आखिरकार याद आया कि जब वे वहां पहुंचे थे तो एक और महिला इस तेज गति वाले ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। उसने प्राचीन वस्त्र पहने उस महिला को ढूंढने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे नहीं पाया। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या आप में से किसी ने देखा कि प्राचीन वस्त्र पहने वह महिला कहाँ गई? उसके चारों साथियों ने सिर हिलाकर जवाब दिया। टीम लीडर कुछ देर वहीं खड़ा रहा, तभी उसने देखा कि उसके मृत साथी का शरीर धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा है। उसने अपनी बंदूक उठाए और निर्दयता से उस साथी के सिर में गोली मार दी। धमाका! धड़ाम! अर्धविकसित ज़ॉम्बी अपने माथे के बीचों बीच एक छेद के साथ जमीन पर गिर गया और नेता ने ठंडे लहजे में कहा, चलो वापस चलते हैं और अपने मिशन की रिपोर्ट करते हैं। अपने पूर्व साथी के शव को लात मारकर दूर फेंकने के बाद टीम लीडर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और बाकी लोग जल्दी से कार में बैठ गए। कार के चले जाने के बाद झूलिन जंगल से बाहर आए, उसके कंधे पर तूतू बैठी थी। दूर जाती हुई कार को छोटा होते देख तूतू ने कहा, मालिक, क्या आप उन्हें आपको लूटने देंगे? खरगोश की बात सुनकर झूलिन मुस्कुराए और बोली, ये तो बस एक छोटा सा क्रिस्टल है। तूतू ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन उन इंसानों में तो बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं है। वे न सिर्फ आपके शिकार को लूटते हैं, बल्कि पीछे से आप पर हमला भी करते हैं। अगर बिंग जियान ने तुरंत प्रतिक्रिया न दी होती तो आप उनके हाथों घायल हो जाते। बिंग जियान को खरगोश से ये दुर्लभ प्रशंसा मिली और वह विजय की खुशी में गुनगुनाया। तूने तलवार को देखा, अपनी दोनों आंखें लाल कर ली और कुछ नहीं कहा। झूलिन ने खरगोश के सिर को धीरे से सहलाते हुए शांत भाव से कहा, उन्होंने उस ज़ॉम्बी को खुद मारा। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपना एक दोस्त भी खो दिया। वह क्रिस्टल उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ने के बाद हासिल किया था, इसलिए वह उन्हीं का है। इसके अलावा हमारे पास उनसे ज्यादा क्रिस्टल हैं। बोलने के बाद झूलिन ने अपने बर्फ के फूल वाले पेंडेंट से 6 क्रिस्टल निकाले। तूने अपनी हथेली पर रखे क्रिस्टलों को देखा और पूछा, गुरुजी, यहाँ एक लाल क्रिस्टल और एक नीला क्रिस्टल क्यों है? झूलिन को अभी अभी हुए ज़ॉम्बीज़ के साथ युद्ध की याद आए और उसने कहा, अगर मुझे सही याद है तो मुझे याद है कि एक ज़ॉम्बी अग्नि तत्व कौशल का उपयोग कर सकता है और दूसरा जल तत्व कौशल का। लाल और नीले क्रिस्टल उन्हीं 2 ज़ॉम्बीज़ के होने चाहिए। तो क्या लाल क्रिस्टल अग्नि तत्व का क्रिस्टल है और नीला क्रिस्टल जल तत्व का क्रिस्टल है? तूने फिर पूछा। ऐसा ही होना चाहिए, झूलिन ने अपनी हथेली में मौजूद क्रिस्टल को देखते हुए उत्तर दिया। गुरुजी, क्या आप इन्हें अवशोषित कर सकते हैं? तूने अपनी हथेली पर मौजूद क्रिस्टलों से खेलते हुए पूछा। झूलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा असली शरीर एक बर्फ का फूल है। हालांकि मैं अग्नि तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती हूँ, लेकिन मेरे शरीर में बहुत दर्द होगा और मेरी साधना में कोई खास सुधार नहीं होगा। लेकिन जल तत्व का क्रिस्टल, क्योंकि इसमें जल तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा मेरी दिव्य जड़ से मेल खाती है। अगर मैं इसे अवशोषित कर लूं, तो मुझे आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम मिल सकता है। तूने लाल क्रिस्टल उठाया और कहा, यदि ऐसा है तो गुरुजी, क्या आप केवल उन्हीं क्रिस्टलों से आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं जिनमें ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा हो जो आपकी दिव्य जड़ से प्रतिध्वनित हो सके? झूलिन ने सिर हिलाया और तूने फिर पूछा, तो फिर उन अन्य क्रिस्टलों का क्या जो आप अवशोषित नहीं कर सकते? क्या अब भी तुम और बिंग जियान नहीं बचे हो? तुम दोनों बचे हुए क्रिस्टल आपस में बांट सकते हो। झूलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तूने अपने स्वामी की ओर देखा और भावहीन होकर कहा, स्वामी जी, क्या आप भूल गए हैं कि बिंग जियान आपकी दिव्य अस्थि से उत्पन्न हुआ है?
इसकी भी वही दिव्य जड़ है जो आपकी है। अध्याय 15। उन मनुष्यों का अनुसरण करें। खरगोश की याद दिलाते ही झू लिन की मुस्कान जम गई। उसने हल्के से खांसते हुए कहा, अच्छा, तो फिर तुम क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो। तूने आह भरी और असहाय होकर बोली, गुरुजी, मेरी दिव्य जड़ लकड़ी तत्व की है। यदि मैं अग्नि तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लूंगी तो मैं जलकर मर जाऊंगी। खरगोश की बात सुनकर झू लिन ने अपना गाल खुजाया और एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, तो क्या हम इन बेकार पड़े क्रिस्टलों को बेच दें? तूने अपने स्वामी के सुझाव पर विचार किया, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यही एकमात्र रास्ता है। तो चलिए बाकी बचे हुए क्रिस्टल बेच देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। झू लिन ने क्रिस्टल को वापस बर्फ के फूल वाले पेंडेंट में रखते हुए कहा। अपने स्वामी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर तूने एक पल सोचा और पूछा, स्वामी जी, क्या आप जानते हैं कि उस अग्नि तत्व वाले क्रिस्टल को कहाँ बेचा जा सकता है? सवाल सुनकर झू लिन ने अपने खरगोश की तरफ देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, ओह, मुझे नहीं पता। गुरु और खरगोश काफी देर तक एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। अब और सहन न कर पाने पर बिंग जियान ने अचानक कहा, गुरुजी, आप उस गाड़ी की दिशा में जा सकते हैं। बिंग जियान की बातें सुनकर झू लिन और तूने एक साथ तलवार की ओर देखा। झू लिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर पूछा, क्यों? बिंग जियान को सच में ये जानने की बहुत इच्छा थी कि स्वर्ग के सम्राट ने अपने गुरु का पालन पोषण कैसे किया। क्या एकांतवास से देवता भी मूर्ख हो जाते हैं? उनका गुरु तो बस युद्ध और साधना ही कर सकता है। वाकई बेकार। बिंग जियान को लगा कि उसका मालिक सचमुच बेवकूफ है और उसने अधीरता से कहा, क्या उन लोगों ने यह नहीं कहा था कि वे अपने मिशन की रिपोर्ट देने या कुछ और करने के लिए वापस जा रहे हैं? झू लिन और तूने सिर हिलाया। फिर बिंग जियान ने कहा, तो स्पष्ट है कि जिस जगह वे तथाकथित मिशन की रिपोर्ट करने वापस गए थे वहां कम से कम एक संगठन तो है ही। ऐसी जगह पर तो बहुत सारे लोग मौजूद होने चाहिए। ये सब कहने के बाद बिंग जियान ने सोचा कि उसके स्वामी को अब क्या करना चाहिए, इसलिए उसने फुफकारा और फिर से सो गया। झू लिन चुपचाप अपने खून से लथपथ और सड़े हुए मांस से सनी तलवार को देखती रही। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने उदारतापूर्वक अपनी शेष बची हुई थोड़ी सी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करते हुए बिंग जियान पर एक शुद्धिकरण मंत्र का जाप किया। साफ सुथरी और चमकदार बिंग जियान को वापस म्यान में रखते हुए झू लिन ने कहा, बिंग जियान सही कह रही है। चूंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना है, तो चलो उन इंसानों का पीछा करते हैं। तूने सिर हिलाया और कहा, चलो जाकर देखते हैं। अपनी अगली मंजिल तय करने के बाद एक देवता, एक तलवार और एक खरगोश उस दिशा में चलने लगे जिधर कार गई थी। झू लिन कई घंटों तक चलती रही, फिर उसने लोगों के एक और समूह को उसी दिशा में जाते हुए देखा। उनके गंदे कपड़ों को देखकर झू लिन ने अपनी खून से सनी पोशाक पर नजर डाली और सोचा, अच्छा हुआ कि मैं कपड़े बदलना भूल गई। इस गंदी पोशाक में मैं इन इंसानों के बीच आसानी से घुल मिल जाऊंगी। झू लिन की सोच के विपरीत, हालांकि उसके कपड़े गंदे थे, फिर भी उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। इसका पहला कारण ये था कि उसने प्राचीन शैली की पोशाक पहनी हुई थी। दूसरे कारण की बात करें तो हालांकि उसके कपड़े खून से सने हुए थे, उन पर धूल का एक कण भी नहीं था। जबकि बाकी लोगों के कपड़े धूल से सने हुए थे, उन पर खून का कोई निशान नहीं था। इस छोटी सी बात से अनभिज्ञ झू लिन शांति से भीड़ के बीच चलती रही। 1 घंटे और चलने के बाद झू लिन को आखिरकार अपनी मंजिल दिख गई। दूर से उसे बस किसी धातु से बनी एक ऊंची काली दीवार ही दिखाई दी। उस विशाल और भव्य दीवार को देखते हुए उसने कहा, क्या तुम जानती हो कि वह दीवार किस धातु से बनी है? खरगोश ने दूर स्थित दीवार की ओर देखा और कहा, गुरुजी, ये लोहे, कार्बन और कुछ अन्य धातुओं का मिश्रण प्रतीत होता है। तू का जवाब सुनकर झू लिन ने कुछ पल सोचा और कहा, ऐसा लगता है कि ये दुनिया 6 लोकों में मौजूद नश्वर लोक से कहीं अधिक विकसित है। यहाँ तक कि उन मनुष्यों द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए वे अजीब हथियार भी नश्वर लोक के हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। तू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, चूंकि अनगिनत छोटे संसार हैं, इसलिए यह असंभव नहीं है कि कुछ संसार 6 लोकों से अधिक विकसित हों। हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि इस दुनिया में मनुष्य कितने शक्तिशाली हैं। तुम सही कह रहे हो, झू लिन ने ऊंची दीवार पर तैनात सैनिकों को देखते हुए कहा। उनके पूरी तरह से हथियारों से लैस होने को देखकर झू लिन ने फिलहाल चुपचाप रहने का फैसला किया। उसका बड़ा भाई और वह परेशान करने वाला शैतान देवता हमेशा उसे इंसानों के प्रति सचेत रहने की याद दिलाते रहते थे। झू लिन अन्य बचे हुए लोगों के पीछे पीछे सड़क पर चलती रही जब तक कि उसे एक ऊंचा द्वार दिखाई नहीं दिया।
द्वार के सामने एक लंबी कतार देखकर उसने चारों ओर देखा और पाया कि एक माँ और बेटी उससे कुछ ही दूरी पर चल रही थी। झू लिन ने अपनी गति तेज की, अपनी बेटी को पीठ पर लिए हुए माँ के पास गई और कहा, नमस्कार महोदया। महिला झू लिन के विनम्र अभिवादन से चौंक गई, लेकिन जब उसने झू लिन की स्पष्ट और शांत आवाज सुनी तो उसकी सतर्कता तुरंत आधी हो गई। उसने झू लिन की ओर मुड़कर देखा और उसका अलौकिक और सुंदर चेहरा देखकर आश्चर्यचकित रह गई। झू लिन ने महिला के चेहरे पर वही जानी पहचानी हैरानगी देखी, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक उसके होश में आने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद महिला होश में आए और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई दिए। उसने अपनी निगाहें थोड़ी नीचे करके पूछा, मैडम, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? झू लिन ने सिर हिलाकर पूछा, महोदया, क्या आप जानती हैं कि वे लोग गेट के सामने कतार में क्यों खड़े थे? मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।